नमस्कार भाइयों बहनों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया ही रहना है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम सीडीपी के कुछ प्रश्नों को फाड़कर बिल्कुल फेंकने वाले हैं। वैसे फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, ऐसे फाड़ना है कि एक एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही चला जाए। जो भी भाई बहन सी टेट, एम पी टेट, रीट या सुपर टेट या फिर शिक्षक संबंधी कोई भी एग्जाम दे रहा हो, तो उनके लिए ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किया है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन है आपके एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर किसी ने नहीं दी है। तो देखिए, 4 बौद्धिक अवस्थाएं, 4 बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की किसने पहचान की है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। अब देखिए कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, इनको भी आप जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीन पियाजे आपके लिए। यहाँ से 100% आपके सीटेट एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। एक प्रश्न 100% बनेगा यहाँ से। तो देखिए, जो पहली अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। कैसी? संवेदी गामक अवस्था। और दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या मूर्त चिंतन शुरू कर देता है। और जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ये चारों अवस्थाएं याद रखना है। पहली संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, एरिक्सन की यदि बात करें कि एरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आपके एग्जाम में एक और प्रश्न बनता है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितने चरणों में दिया है, तो कितने में चरणों में दिया है? 8 चरण बताए हैं आपके लिए। तो आपको ये 8 याद रखना है इनको। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया है एरिक्सन के द्वारा? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद स्किनर की बात करते हैं तो इन्होंने चूहों पर काम किया था। किस पर? चूहों पर काम किया था। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। और आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए भाइयों, समझ में आ गया होगा वैसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवार एक साधन है। आपको बताना है कि परिवार एक साधन है, एक कैसा साधन है। ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी है दूरस्थ शिक्षा का, सी है गैर औपचारिक शिक्षा का और डी है औपचारिक शिक्षा का। तो आपको बताना है कि परिवार कैसा साधन है। तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा कि परिवार कैसा, तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो दोस्तों, जो परिवार होता है ना, वो परिवार सबसे पहले शिक्षा का साधन कौन होता है? तो परिवार होता है। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसकी जो सीखने की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? एक परिवार से ही होती है। और पहली शिक्षिका की बात करते हैं कि पहला शिक्षक कौन होता है बच्चे का? एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो बच्चा होता है ना, उसका एक सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो उसकी माँ होती है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो उसके परिवार में सदस्य होते हैं, माँ हो गया, पिता हो गया, ठीक है, दादा दादी, भाई बहन, सबसे पहले यदि बच्चा सीखता है वो किसके? तो परिवार में रहकर सीखता है। इसके बाद जो औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है, वो कौन सा है? विद्यालय। ठीक है, कौन सा है? विद्यालय कैसा? औपचारिक शिक्षा का केंद्र है। और जो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है वो कौन है? परिवार एक कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है। आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। और यदि आप YouTube से पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो वो कैसा हो जाएगा? गैर औपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा वैसे। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पावलाव का, पियाजे का, स्किनर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि ये किसका कथन है? तो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। एक बच्चा होता है ना,
वो नन्हा सा वैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा है? तो पियाजे ने कहा है। भाई एक बच्चा होता है, उसे, वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपनी समझ स्वयं विकसित करता है। कैसे? जो अपनी समझ है ना, वो स्वयं विकसित करता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, जब भी आप चप्पल का बॉक्स लेके आते हैं ना, जिसमें चप्पल, नई चप्पल लेके आते हैं, जैसे ही वो चप्पल निकाल कर वो बॉक्स फेंक देते हैं, तो आपने फेंका और आपके बच्चे ने उठा लिया। और जैसे ही आप, उस बच्चे ने उठा लिया, तो वो क्या करेगा, एक रस्सी बांधेगा और उसको पूरे कमरे में घुमाते फिरेगा और कहता है मेरी गाड़ी आ गई, पी 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 पी। क्या आपने बताया है उसको कि भाई इसको गाड़ी बना दूं? नहीं, क्योंकि ये एक नन्हा वैज्ञानिक है वो, ठीक है। ये किसने कहा है? प्याज ने कहा है। वो अपने आप ही वो जान लेता है, उसके अंदर इतनी समझ होती है, ठीक है। तो वो अपने ज्ञान का सृजन बच्चे स्वयं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि, देखिए यहाँ पर और देख लीजिए, जो पावलाव है, पावलाव के द्वारा किस पर? तो कुत्ता पर प्रयोग किया गया है। किस पर? कुत्ता पर। और अनुबंधन का जनक किसको बोला जाता है? अनुबंधन का जनक बोला जाता है किसको? तो पावलाव को बोला जाता है। स्किनर की बात करें तो देखिए, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किसने किया है? तो 1938 में स्किनर के द्वारा किया है, और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है। चलिए अगला प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताना है आपको कि एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी है एक अच्छा सुवक्ता होना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। और ऑप्शन डी है कक्षा में समय अनुवर्ती होना। तो देखिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बिल्कुल अनुशासन जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है एक अच्छा सुवक्ता होना। एक अच्छा सुवक्ता होगा तभी तो वो समझा पाएगा बच्चों को अच्छी चीज़ें, ठीक है, तभी तो बता पाएगा। अपनी बात बच्चों के सामने कैसे रख पाएगा जब तक अच्छा सुवक्ता नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए ऑप्शन डी, देखिए कक्षा में समय अनुवर्ती होना। बिल्कुल कक्षा के समय के अनुसार काम करना होगा एक टीचर को। ऐसा नहीं है कि समय सारणी, उसमें आपके स्कूल का टाइम है वो है 10 बजे और आप आ रहे हैं 12 बजे, बिल्कुल नहीं। तो समय सारणी के अनुसार आपको, जो स्कूल की समय सारणी है उसके अनुसार काम करना होगा। लेकिन हमसे कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कि विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। विद्यार्थियों को समझने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे निपटा जाए। तो मैं बता देता हूँ कैसे निपटा जाए। एक अच्छी शिक्षण विधि के द्वारा विद्यार्थियों को क्या क्या समझने में कठिनाई हो रही है, उसको अपनाकर बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे उसके साथ में? भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों सीटेट का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट उठा कर देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि यदि कोई विद्यार्थी एक शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो आप उसके साथ में क्या करेंगे। तो शिक्षक क्या करेगा बच्चों के साथ में? उसे डांटेंगे। ऑप्शन बी है उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन सी परीक्षा में कम अंक देंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है कि क्या करेंगे। क्या उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को पापा समझ के चलना है आपको, ठीक है। बच्चे को बिल्कुल डांटना नहीं है, ना मारना है उसको, ठीक है। नहीं तो आप इस्तीफा देने के लायक हो जाएंगे स्कूल से। ऑप्शन बी है उसकी उपेक्षा करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है भाई, उसकी उपेक्षा क्यों करेंगे हम? उसको परेशान नहीं करना है हमको। परीक्षा में कम अंक देंगे। तो परीक्षा में ऐसा थोड़ी है कि यदि बच्चा आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो उसके परीक्षा में अंक काट देंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर करेंगे क्या? यदि आपका कोई बच्चा सम्मान नहीं करता है तो उसकी परेशानी को पहले समझेंगे और देखेंगे कि ये आपका सम्मान क्यों नहीं करता, इसको क्या परेशानी है, क्यों ये उद्दंडता दिखा रहा है कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पहले से ही आईएमपी लगा लीजिएगा इसमें। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी शैशवावस्था को। ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था को। और डी है ये सभी। तो देखिए खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि खेल की उम्र किस अवस्था को कहा जाता है, देखिए दोनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। और दोनों प्रश्न वेरी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, ठीक है।
कन्फ्यूजन पैदा करते हैं बहुत ही ज़्यादा। कहता है एक तो है खेल की अवस्था। खेल की अवस्था किसको बोलते हैं? खेल की उम्र या खेल की, देखिए खेल की उम्र या खेल की अवस्था किसको बोलते हैं? और खिलौनों की आयु, तो खिलौनों की आयु बोलते हैं किस शैशवावस्था को। और यदि आपसे खेल की उम्र पूछता है, खेल की उम्र पूछता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? खेल की उम्र बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है इदम अहम, परम अहम, ऑप्शन डी है इदम एवं अहम। तो देखिए जिन इच्छाएं, आपको बताना है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो गई, जो इच्छाएं मर गई हैं, ठीक है, जिनकी हमें ख्वाहिश थी करने की, ऐसी इच्छाएं। भाई मुझे एक डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन मैं किसी कारणवश, आर्थिक हो सकता है या कोई भी ऐसी मजबूरी हो सकता है कि जिसके कारण मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाया। ठीक है, और डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो क्या है, वो इच्छा रखी की रखी रह गई और वो क्या है, दब गई। ठीक है, मान लीजिए अब एक मास्टर बन गए, लेकिन फिर भी इच्छा क्या थी हमारी, एक डॉक्टर बनने की, तो वो इच्छा कैसी, दबी रह गई है। ठीक है, तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कहाँ होता है? तो देखिए उनका भंडार गृह होता है अचेतन मन में। अचेतन मन में होता है, और जो अचेतन मन होता है वो किसका भाग होता है? वो होता है इदम का भाग होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो अहम होता है वो किसका भाग होता है? वो होता है अर्धचेतन मन का भाग होता है, अर्धचेतन। और जो परम अहम होता है वो चेतन मन का भाग होता है। ठीक है, देखिए समझिएगा, जो फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जो अचेतन है वो इदम से जुड़ा हुआ होता है, जो अर्धचेतन है वो अहम से जुड़ा हुआ होता है, और जो परम अहम है वो किससे जुड़ा होता है? चेतन होता है। देखिए जो चेतन मन, अचेतन मन होता है, इसकी तुलना किससे? पानी में डली हुई बर्फ से की गई है। कैसी? बर्फ से तुलना किस मन की गई है? बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो वो किससे की गई है? अचेतन मन की तुलना किससे? बर्फ से की गई है। और सिगमंड फ्रायड के द्वारा सबसे ज्यादा यदि काम किया गया है तो किस मन पर किया गया है? अचेतन मन पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए एक उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मैनकेन, ऑप्शन बी रूसो अरस्तु और जॉन लॉक। आपको बताना है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ठीक है, तो किसका कथन है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मैनकेन ने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ठीक है, एक बालक की तरह व्यवहार करना होगा तभी आप बच्चे को समझ सकते हैं। यदि रूसो की बात करते हैं तो रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक के हाथ पैर, हाथ पैर और क्या? नेत्र। हाथ पैर नेत्र और हाथ पैर नेत्र क्या होते हैं? उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यदि अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, यदि शरीर स्वस्थ है तो उसमें किसका? स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। जॉन लॉक ने क्या है? बच्चों को कोरी पटिया कहा है। क्या कहा है? कोरी पटिया। बच्चे कैसी? एक कोरी पटिया है। जो पटिया जानते हैं आप, लिखने की। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है किलपैट्रिक, पेस्टालॉजी, विलियम जेम्स और जॉन डीवी। तो देखिए प्रयोजनवाद, या जिसको योजनावाद या योजनावाद के नाम से भी जानते हैं, तो योजनावाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी जॉन डीवी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि आपके विकल्प में यदि जॉन डीवी नहीं दिया गया है तो देखिए फिर कौन सा आपका सही? किलपैट्रिक, जो किसके? जॉन डीवी के शिष्य थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि जॉन डीवी आपके आंसर में दिया गया है तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपके विकल्प में दिया गया है तो आंसर आपको क्या लगाना है? जॉन डीवी ही लगाना है। ठीक है, यदि पेस्टोलॉजी की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स की बात करते हैं तो विलियम जेम्स के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई है? तो प्रकारवाद विचारधारा किसके द्वारा? प्रकारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम जेम्स थे। चलिए
अगला प्रश्न है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, विद्यालय में, मानव में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक होते हैं वो किसमें, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। अब यदि धर्म न लगा देना आप लोग, क्योंकि जो धर्म होता है ऐसा कोई बच्चा नहीं है दुनिया का जिसको धर्म में इंटरेस्ट आता हो, पूजा करने में, पूजा पाठ करने में। अरे भाई 6 वर्ष का बालक है, उसको खेलने की पड़ी हो और आप बोल रहे हैं उसको पूजा कर, तो भाई ऐसा कोई बालक नहीं है। वो क्या है, जब 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय आयु की अवस्था बोला जाता है इसको। वो क्या होता है, जैसे ही 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको विद्यालय भेजने लगते हैं उसके माता पिता, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन मैं एक ऐसा बालक नहीं था, मुझे तो मार मार के विद्यालय भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। ऑप्शन है आपके फ्रोबेल, प्लेटो, हर्बर्ट और कम्युनियस। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। तो हर्बर्ट हर्बर्ट ने पंचपदी का निर्माण किया था, जिसको क्या बोलते हैं, सीखने के 5 चरण, पंचपदी प्रणाली। ठीक है, पंचपदी प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। और देखिए सबसे पहला, देखिए एक एक चरण बता देता हूँ, इसमें 5 चरण हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, और क्या है, अंतिम है आपका अनुप्रयोग। ठीक है, ये 5 चरण हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। पंचपदी प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा, तो हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है आपके कुसमायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए ये सभी, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुसमायोजन क्या होता है, जब कोई बालक समाज के साथ में, अपने परिवार के साथ में समायोजित नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुसमायोजन बोलते हैं। मानसिक मंदता की बात करते हैं तो यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 से कम है, कैसी बुद्धि लब्धि 80 से कम है, बुद्धि लब्धि लब्धि किसके द्वारा, तो टर्मैन के द्वारा दी गई थी, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यदि किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि 80 से कम है तो उसे कैसा, मानसिक मंद बालक बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, बिल्कुल, यदि किसी भी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, जैसे मान लीजिए उसको पैसे की जरूरत है, आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 1000 2000, लेकिन यदि उसको जरूरत है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि वो चोरी चकारी करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अपराधता का गुण उनमें आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक ही शब्द को बार बार दोहराने लगते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, ऑप्शन बी कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी समय को नष्ट करना, या फिर ये सभी। तो देखिए ऑप्शन डी सभी, ये सभी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार की है, बताना है आपको कि क्या विचार है आपका कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। दूसरा है इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। ऑप्शन सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, ऑप्शन डी है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ना तो इस पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए, ऑप्शन बी क्या है, इसको दंडनीय भी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक नहीं लगानी चाहिए, मतलब पूर्णतः नहीं लगानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो आपका आर्टिकल 2009 है, ठीक है, आरटीई 2009 है, इसके तहत क्या है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना मना कर दिया गया है। ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि आरटीई 2009 की किस धारा में, तो ठीक है, किस धारा में प्राइवेट ट्यूशन के लिए मना किया गया है, तो धारा 28 में शिक्षकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन मना है। तो हमारा कौन सा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही क्या है, प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को दी जाए। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्या आपको प्रश्न सही लगे हैं। एक एक प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्टली मैंने
पीडीएफ बनाया था, और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।